हिमांशी चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं आदिवासी भारत से जुड़ी नई और ज़रूरी खबरों के साथ। इस शनिवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के मिस इंडिया वाले बयान से शुरू हुई बहस की, जो जाति जनगणना के मुद्दे पर आ ठहरी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर पर्यावरण और आदिवासियों से संबंधित चिंताओं पर क्या जवाब दिया है। बात होगी डीलिस्टेड जनजातियों के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत की। इसके अलावा पेसा कानून से जुड़ी मांग, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की मजबूरी और ओडिशा के एक होनहार आदिवासी छात्र की भी खबर होगी। मिस इंडिया की लिस्ट पर संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे, और ये देश को चलाते हैं लोग। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि राहुल गांधी मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर आगे लिखा कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदायों का मजाक ना उड़ाएं। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बेशक राहुल गांधी के बयान को मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी यह समझ रही है कि जातिगत जनगणना अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम के दौरान ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। राहुल गांधी के अनुसार जाति जनगणना संविधान को मजबूत करने का काम करेगी। उनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर लोगों की आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जाती हैं तो जरूरतमंद को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है और ऐसी पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर देश में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से यह साफ पता चलता है कि वे जाति जनगणना को विभाजन के रूपक के तौर पर देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी दोनों ही जातिगत जनगणना के मुद्दे को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाल ही में सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी थी कि सरकार जातिगत जनगणना पर विचार कर रही है। देश के कई आदिवासी संगठन और समुदायों के लोग भी लंबे समय से जनगणना में आदिवासी कॉलम शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग के दो कारण बताए जाते हैं। पहला, देश में आदिवासी जनसंख्या के सही आंकड़े के लिए, और दूसरा आदिवासियों की स्वतंत्र धार्मिक पहचान के लिए। अगर माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें आदिवासियों की गणना नहीं हो पा रही है। ट्राइबल बोल के उनको अलग कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट में अलग कर दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में ले आती हैं तो वो शेड्यूल ट्राइब होते हैं, इसलिए उनकी गणना ये 10 करोड़ 12 करोड़ करते हैं। 8.6 का तो कितने पुराना समय से आंकड़ा आ रहा है। अब तो आदिवासी कई इलाकों में बढ़े हैं, तो जो जैसे मैंने बताया कि छोटा नागपुर के लोग उधर गए, और भी लोग हमारे यहाँ आदिवासी जो अपने को कहते हैं
ट्राइब ने, शेड्यूल ट्राइब ने, आदिवासी, तो उनकी तादाद तो हम देखते हैं कि लगभग 20 करोड़ का जाता है। तो हमारी आबादी लगभग 20 करोड़ के है इस देश में, और प्रॉपर गणना नहीं हो पा रही है। माइग्रेट करते हैं, डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे लाख करोड़ों आदिवासियों को उजाड़ दिया गया। प्रभावित और विस्थापित आदिवासियों की तादाद की गिनती नहीं है। तो अगर ईमानदारी से और सही तरीके से जो आदिवासी कहता है कि हमारी गिनती करें, तो आप देखिएगा कि हमारे नंबर्स दिखाई देंगे आपको, और उसी के अनुरूप पॉलिसी, प्लानिंग और प्रोग्राम फिर बनना चाहिए। अब बात ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण और जनजातियों के संबंध में उठ रही चिंताओं की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस परियोजना पर कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी। उनका कहना है कि इस परियोजना का प्रकृति और शोम्पेन जनजाति जैसे आदिवासी समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि यह प्रोजेक्ट पर्यावरण सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। भूपेंद्र यादव ने बताया कि इस परियोजना के लिए वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रोफेसर शेखर सिंह की सिफारिशों के तहत आवश्यक सभी स्वीकृतियां ली गई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वन भूमि के डायवर्जन पर भी सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ग्रेट निकोबार के 82% क्षेत्र को संरक्षित वनों, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों और बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है। यह 2/3 क्षेत्र को वन क्षेत्र में बनाए रखने के मानदंडों से कहीं अधिक है। जयराम रमेश ने इस सिलसिले में संसद में यह सवाल उठाया है, जिसके लिखित जवाब में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। जयराम रमेश ने अपने सवाल में यह भी कहा है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए जो पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले में वन रोपण का काम उस द्वीप पर नहीं हो रहा है, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर एक अलग इलाके में किया जा रहा है। इस पर यादव ने स्पष्ट किया कि ग्रेट निकोबार में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए देश के अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। शोम्पेन जनजाति की सुरक्षा पर भी यादव ने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना को आदिवासी विशेषज्ञों के साथ उचित परामर्श के बाद ही आगे बढ़ाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नोट किया है कि यह परियोजना आदिवासी समुदायों को प्रभावित नहीं करेगी और आदिवासियों का कोई विस्थापन नहीं होगा। अंत में भूकंप की संवेदनशीलता पर यादव ने कहा कि इस परियोजना के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइनों और राष्ट्रीय भवन संहिता दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ग्रेट निकोबार परियोजना पर ये चर्चाएं क्या मोड़ लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जनजाति की सूची से डीलिस्ट किए गए समुदायों के कुछ लोगों की नौकरी को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण फैसले में उन सरकारी और बैंक कर्मचारियों को नौकरी पर बने रहने का फैसला सुनाया जिन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी, लेकिन बाद में जिनकी जनजाति या जाति को अनुसूचित सूची से हटा दिया गया था। यह पूरा मामला साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति में सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार बनाम मिलिंद मामले में यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार केवल संसद के पास ही एससी और एसटी सूचियों में बदलाव करने का अधिकार है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद कर्नाटक सरकार ने कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची से हटा दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील केवी धनंजय और ए वेलन ने अदालत के सामने एक जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट से जानना चाहा कि क्या वे कर्मचारी अपने पदों पर बने रह सकते हैं जिन्होंने कर्नाटक सरकार से एससी/एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी या बैंक नौकरियां प्राप्त की थी, लेकिन बाद में उनकी जाति या जनजाति को अनुसूचित सूची से हटा दिया गया था।
इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक सरकार के 11 मार्च 2002 और 29 मार्च 2003 के उन आदेशों की वैधता पर भी प्रश्न किया जिनके जरिए यह सुनिश्चित किया गया था कि इन कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। इस मामले में न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा और इन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि जब उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति के आरक्षण में नौकरी मिली, उस समय की अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची और सरकारी आदेशों के तहत उनके प्रमाण पत्र सही थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि इन कर्मचारियों ने बिना किसी धोखाधड़ी के सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाई थी, इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में इन कर्मचारियों को SC/ST श्रेणी के तहत कोई और लाभ नहीं मिलेगा। अब उन्हें सामान्य यानी जनरल उम्मीदवारों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। अब महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासियों के विशाल मार्च की खबर। बुधवार यानी 28 अगस्त को नासिक में 20,000 से अधिक आदिवासी लोगों ने तपोवन से आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय तक मार्च किया। वे पेसा अधिनियम 1996 के तहत बड़ी भर्ती की मांग कर रहे हैं। पेसा अधिनियम यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। यह अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देता है। इस कानून का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके जमीन, जंगल और जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण देना है, जिससे वे अपने इलाके में विकास और प्रशासन को बेहतर तरीके से संभाल सकें। लेकिन आदिवासी नेताओं का कहना है कि सरकार इस कानून के तहत भर्ती करने में असफल रही है, जिससे इन इलाकों में शिक्षकों और डॉक्टरों की भारी कमी है। पिछले कुछ दिनों से आदिवासी समुदाय राज्य भर में इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 अगस्त से उन्होंने रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया और अब 30 अगस्त को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मिलने का समय तय किया है। मार्च के दौरान सुरगुना से CPIM के पूर्व विधायक जीवा पांडु गावित ने आदिवासियों से अपील की कि वे गुरुवार से पुलिस थानों को छोड़कर सभी सरकारी विभाग बंद रखें। उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में शिक्षकों और डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इस दौरान शहर में 600 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इस विरोध मार्च के कारण नासिक शहर में यातायात भी प्रभावित हुआ था। अब कहानी ओडिशा के एक आदिवासी की सफलता की। ओडिशा के मंगला मुदुली ने नीट परीक्षा में 348 अंक प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है और ऐसा करने वाले वह अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने गांव मलकानगिरी से 420 किलोमीटर दूर बेहरामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई शुरू की है। मंगला ने अपने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मंगला मुदुली ने 358 अंक प्राप्त करके 261वीं रैंक हासिल की है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी है, क्योंकि मंगला मुदुली अपने राज्य उड़ीसा के सबसे कम साक्षरता दर वाले आदिवासी समुदाय बोंडा से आते हैं। बोंडा जनजाति भारत की सबसे पुरानी और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों में से एक है। ये जनजाति कुछ दशक पहले तक अलगाव में रह रही थी और बाहरी दुनिया से बहुत कम ताल्लुक रखती थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक बोंडा जनजाति की साक्षरता दर 36.61% थी, जो कि उस समय ओडिशा के सभी जनजातीय समूहों में सबसे कम थी। लेकिन फिर भी इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए इस लड़के ने कमाल कर दिखाया। मंगला मुदुली और ज्यादातर बोंडा आदिवासी मलकानगिरी जिले में ही रहते हैं। इन आदिवासियों की बस्तियां आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमाओं पर स्थित हैं। बोंडा आदिवासियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वो है जो पहाड़ों से नीचे आकर बसे और मुख्यधारा समाज के साथ संपर्क में आए। लेकिन बोंडा आदिवासियों में आज भी कुछ समूह ऐसे हैं जो पहाड़ों में ही बसे हैं। इन्हें पहाड़ी बोंडा कहा जाता है। पहाड़ी बोंडा का PVTG श्रेणी में रखा गया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बोंडा आदिवासियों की कुल जनसंख्या 12,231 है। कम साक्षरता दर और लगातार कम होती जनसंख्या इस समुदाय की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक ऐसी खबर जिसे आप आदिवासियों के एक बेहतरीन प्रयास के तौर पर देख सकते हैं या फिर प्रशासन को लानत भेज सकते हैं।
कांकेर जिले के आदिवासी बहुल गांव बासकुंड पंचायत के ऊपर तोनका, नीचे तोनका और चलाचूर में ग्रामीणों ने चिनार नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर अपना रास्ता खुद तैयार किया है। गांव वालों ने बताया है कि उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए इस नदी को पार करना पड़ता है, इसलिए बारिश के मौसम में बिना पुल के काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ लकड़ी का पुल बनाया है। ये लकड़ी व ये पुल पर जो है ना, हमन गांव वाला मन 60 से 70 लगभग बनाए हैं। 2 दिन लगे हैं और गांव में विचार विमर्श करें सब आए जाए बा कैसे कर ये रास्ता बनाते हमारा आए जाए सुविधा बनी। शासन तो नहीं बनाया। बांस कहाँ से लाए? हमन जंगल से लाए हैं, बांस ला जंगल से लाए और बनाए हैं। 2 दिन लगे हैं। 2 दिन लगे? हाँ। क्या चाहते तुम? हमन प्रशासन से यही चाहते हैं कि नया पुल बना के स्वीकृत करे के। दिक्कत क्या होता है आने जाने? यहाँ तो राशन पानी वगैरह, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और अपन घर के खाना पीना सामान। कभी हमन आदमी में इतना दुख पड़त रही है कि बाजार हाट जाए, कभी 2-3 माह भी ऐसे गुजरे पड़े। अच्छा, ये बताएंगे कि हादसे होते थे क्या पहले? हादसा हो है, दुर्घटना तो नहीं हो है, मतलब ऐसे हादसा हो है। एक स्कूल लड़का भी गिरे हैं, यहाँ से साइकिल से गिरे हैं और शिक्षक मन भी गिरे हैं, 2 जन मन है। क्या नाम था? सालों से ये आदिवासी नदी पर पुल की मांग कर रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन ने उनकी समस्या को नजरअंदाज किया है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार जनप्रतिनिधियों के पास गए हैं, लेकिन ना तो भूपेश बघेल सरकार ने यहाँ पुल बनवाया और ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। शासन प्रशासन से बहुत प्रयास किए कि यहाँ इस पुलिया बन जाए तो हमारे 2 गांव वाले को आसानी हो जाए कि इस रास्ते पे आने जाने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हैं, सांसद है, विधायक जैसे हम लोग लगातार विधायक जी को भी क्षेत्र से लगातार जीत के आ रहा है कि आज स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी भी लगातार इस क्षेत्र से विधायक है। लेकिन आज तक इस गांव का पुल को कभी हम उसको भी लेटर दिए थे और सावित्री मंडावी को भी वर्तमान उसको भी दिए हैं और जैसे संसद महोदय जी को भी पूर्व वाले को दिए हैं और जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हम उसके बंगला में जाके दिए थे। हम सारे गांव वाले गए थे कि और वन मंत्री को भी दिए थे कि इस गांव का पुलिया बन जाए ऐसे करके। और हमारा यही उम्मीद है कि अगर पुलिया बन जाए तो हमारा इस गांव का विकास हो जाए। सर, बारिश के मौसम में नदी के उफान के कारण लकड़ी का पुल अस्थिर हो सकता है, जो ग्रामीणों और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। पुल की अस्थिरता और सुरक्षा की चिंता बनी रहती है, क्योंकि हर साल ग्रामीण खुद से लकड़ी का पुल बनाते हैं। 2 साल पहले यहाँ पक्की सड़क तो बना दी गई, लेकिन चिनार नदी पर अब भी पक्का पुल नहीं बना है। इसलिए ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और श्रमदान करके लकड़ी का पुल तैयार किया है। और अब त्रिपुरा के बाढ़ग्रस्त इलाकों की खबर। त्रिपुरा में अब तक बाढ़ से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए एक केंद्रीय टीम ने 30 अगस्त यानी शुक्रवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के बारे में जानकारी देते हुए प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि अभी भी राज्य में 329 राहत शिविर चल रहे हैं। इन राहत शिविर में 17,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में इन राहत शिविरों को छोड़कर 3400 लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। केंद्रीय टीम में शामिल गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव BC जोशी ने सिपाहीजाला और खोवाई जिले में नुकसान का जायजा लिया है। इसके अलावा टिपरा मोथा के संस्थापक प्रद्योत किशोर माणिक्य ने भी त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। प्रद्योत किशोर ने घोषणा की है कि निजी तौर पर उन परिवारों को 50-50 हज़ार रुपए की मदद करेंगे जिनके परिजनों की इस बाढ़ में मौत हुई है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि वह बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए आर्थिक मदद दे। राज्य सरकार के अनुसार बाढ़ में कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सब जगह में मैं घूम रहा हूँ। मैं सिपाहीजाला में भी था, उसके बाद ढलाई भी जाऊँगा, शामतिल बाजार एरिया भी जाना है। लेकिन ये एरिया में बहुत ख़राब हुआ है। ओमपी स्पेशली ओमपी आपका अमरपुर एरिया में और करबुक के एरिया में
जैसा जहाँ से गोमती गया है, बहुत लोगों का घर ख़त्म हो गया है। मैंने यहाँ में अपने DCM से बात किया है, हमने इंजीनियर से बात किया है, यहाँ में तहसीलदार है, उन सब से बात किया, असेसमेंट भी लिया है। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि DM से मेरा मुलाकात परसों हुआ, BDO से मुलाकात हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आज इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को त्रिपुरा के लिए एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ घर बनाने से नहीं होगा। अभी पानी ख़त्म होने के बाद यहाँ में हेल्थ प्रॉब्लम होगा, मस्कीटो का प्रॉब्लम होगा। थोड़े दिन के बाद यहाँ में हम लोग चावल दे रहे हैं, लेकिन मुहैया नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, सोम नहीं मिल रहा है, तो लोग सिर्फ भात खा के तो नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ कि प्रशासन बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन प्रशासन इतना ही कर सकता है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पैसा दे। तो मैं अपील करता हूँ कि हमने केरला के लिए इतना रुपया दिया, हमने हिमाचल के लिए इतना रुपया दिया, हमने उत्तराखंड के लिए इतना रुपया दिया। त्रिपुरा भी इंडिया का पार्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को त्रिपुरा में और स्पेशली हमारे गांव में बंगाली हो तिपरासा हो, उनके लिए अलग से एक स्पेशल पैकेज देकर हमारे लोगों को हेल्प करना चाहिए। ये मेरा अपील है। और आज हम लोग सब एक संग हैं, बंगाली नहीं है, तिपरासा नहीं है, हम लोग सब एक संग हैं, लेकिन सबको हेल्प का दरकार है। और मैं आपके चैनल के थ्रू, सबके चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाहता हूँ, जो मैं दुख देख रहा हूँ, जो मैं फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ अपने इंजीनियर से, अपने MLA से, अपने लीडर से, BDO से, DM से, क्योंकि वो लोग भी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे लिए एक स्पेशल पैकेज इमीडिएटली भेजना चाहिए। पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन उसके बाद हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, यहाँ में इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम होगा, और बहुत लोगों का ज़मीन ख़त्म हो गया है, क्रॉप्स ख़त्म हो गया है, बहुत लोगों का घर ख़त्म हो गया, टूट गया है। तो उनके लिए हमको सोचना चाहिए। और जिन लोगों के पास उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बह गया, उनको राशन शॉप से भी फ्री फूड मिलना चाहिए। जो भूखा है उनको खाना मिलना चाहिए। बस यही मेरा अपील है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।